नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश विदेश की खबरों का रुख करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। आर्टिकल 370 हटाने के लिए शाह की जम्मू में यह पहली रैली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक अहम मीटिंग की। बैठक में कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला समेत 7 अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि इस राज्य में आरोपी ही नहीं, कई बार तो शिकायतकर्ता भी लापता हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर में स्थित राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और गुजरात में नई सरकार स्थापना के बाद तेजी से विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य की रूपाणी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने की सूचना भी अधिकारियों को दी गई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं, जहां पे आर्टिकल 370 हटने के बाद शाह की जम्मू में यह पहली रैली होगी। मौसम खराब होने के कारण शाह की रैली स्थल को बदल दिया गया है। शाह को पहले भगवती नगर में रैली को संबोधित करना है, लेकिन अब यह रैली जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होगी। प्रदेश भाजपा ने इस रैली में 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन बारिश के कारण रैली को रद्द कर दिया गया है। अब कार्यक्रम जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होगी। ऑडिटोरियम में 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ऐसे में भाजपा की बड़ी रैली करने का मकसद पूरा नहीं हो सका। अमित शाह रविवार को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। करीब 11:30 बजे जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वह उधमपुर व हदवाड़ा के मेडिकल कॉलेजों के नींव का पत्थर भी रखेंगे। बाद में अमित शाह आईआईटी नगरोटा जम्मू में ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और नए ब्लॉक की नींव पत्थर भी रखेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की है। बैठक में कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला समेत 7 अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आधार पूनावाला के पिता साइरस पूनावाला ने मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि यदि प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और स्वास्थ्य मंत्रालय ही इसे चला रहा होता तो आज 100 करोड़ डोज नहीं लग पाते। देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगने के बाद पीएम ने वैक्सीन निर्माताओं से उनके अनुभव जाने। इसके साथ उन्होंने वैक्सीन रिसर्च को आगे बढ़ाने के बारे में उनसे चर्चा की। देश में गुरुवार को 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार हुआ था। इसके बाद कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन को और तेज और करीब देशों को सप्लाई करने की भी बात कर रहे हैं। तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि इस राज्य में आरोपी ही नहीं, कई बार तो शिकायतकर्ता भी लापता हो जाते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा चुके परमबीर कई बार जांच एजेंसियों के बुलाने के बावजूद उनके सामने पेश नहीं हुए। परमबीर के लिए कहा जा रहा है कि देश विदेश छोड़कर रूस या यूरोप के किसी देश में जा चुके हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि यहाँ तो शिकायत दर्ज करने आने के बाद शिकायतकर्ता ही लापता हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाकई ध्यान देने वाली जरूरत है। अब तो शिकायत दर्ज हुई है, जांच भी होगी, जांच हो भी रही है, लेकिन कोई सीमा या हद तो होनी चाहिए। न्याय करना किसी एक आदमी का काम नहीं, ये तो सामुदायिक काम है। कई लोग इस न्यायिक प्रक्रिया टीम का हिस्सा होते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर में स्थित राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर की शांति में कोई खलल नहीं डाल सकता। शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को घाटी में आतंकवाद परिवारवाद का अंत हो गया है। शाह ने कहा 2.5 साल पहले पत्थरबाजी की खबरें आती थी, अब कश्मीर के युवा विकास की बात कर रहे हैं, उन्हें विकास की गतिविधियों से जोड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण युवाओं को खेल से जोड़ना है। खेल ही हमें हारना सिखाता है, खेल ही हमें जीतने का जज्बा सिखाता है। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में यूथ क्लब बनाना चाहिए। युवा हमेशा एक बात याद रखें कि जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है, निर्भर उन पर करता है। आपके सामने जो संभावनाएं हैं उसे उपयोग कैसे करना है, लक्ष्य तय कैसे करना है। वक्त ये नहीं सोचना है कि मैं उसे पूरा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्य तय किया है, आगे बढ़े। ईश्वर ने लक्ष्य पूरा करने में मदद की है। तो गुजरात में नई सरकार स्थापना के बाद तेजी से विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य की रूपाणी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने की सूचना भी अधिकारियों को दी गई, जिनमें जो योजना और नई और जनहितैषी योगी उसे
तेजी से शुरू किया जाएगा अथवा गैर जरूरी योजनाओं को स्थगित कर दिया जाएगा, जबकि केंद्र के साथ संलग्न होने वाली इस तरह की योजनाओं और प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इस साल की बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की पॉलिसी की भी समीक्षा किए जाने की संभावना है। सीएम भूपेन्द्र पटेल तो सरकार राज्य में विभिन्न विभागों की 5 पॉलिसी लाने की तैयारी की जा रही है। गुजरात की रूपाणी सरकार के समय जो निर्णय लिए गए थे उन सभी की समीक्षा की जाएगी। ये प्रोजेक्ट रद्द नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसमें बदलाव किया जा सकता है। राज्य के कृषि विभाग में सरकारी स्तर पर जमीन को उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिया गया है, उसे भी फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार विविध विभागों में बनाई गई पॉलिसी में भी बदलाव कर सकती है। सूत्रों की माने तो राज्य के 26 विभागों में जिसमें नई योजना शुरू की गई है और शुरुआत से ही ऐसी योजनाएं विवादों में रह चुकी है, ऐसी योजनाओं को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय किया गया है। विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में सूचना भी दी गई है कि उनके विभागों के सभी योजनाओं और प्रोजेक्टों की सूची बनाकर उसे कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनमें कोविड के मामूली लक्षण पाए गए हैं। राज के साथ उनकी मां भी संक्रमित हो गई हैं और इसके साथ बता दें फिलहाल उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन करके रखा हुआ है। राज ने सोशल मीडिया पर पिछले 1 सप्ताह के दौरान उनके संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है। मनसे प्रमुख के घर काम करने वाली एक महिला को कोरोना संक्रमण हुआ है। इसकी पुष्टि के बाद राज ठाकरे ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। राज की शनिवार को मुंबई के भांडुप और रविवार को पुणे में एक सभा होने वाली थी। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले थे। मनसे की ओर से कहा गया कि रद्द की गई सभी सभाओं को बाद में किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही अयोध्या के संतों ने राज ठाकरे से उनके घर मुलाकात की थी, उन्हें अयोध्या आने का न्योता दिया था। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत से पहले यानी फरवरी 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने राज के मास्क नहीं पहनने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मैं मास्क नहीं पहनता हूं। अगर राज्य में कोरोना इस कदर तेजी से बढ़ रहा है और लोगों की जान खतरे में है तो फिर राज्य में होने वाली महानगर उपपालिका चुनाव को अभी आगे बढ़ाना जाना चाहिए। इससे पहले सितंबर 2020 में मास्क नहीं पहनने पर उन पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। राजस्थान के जैसलमेर के सटे बॉर्डर के पास सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तान में बातचीत हुई है। जानकारी मिलते ही सेना ने अलर्ट जारी कर दिया है। बातचीत बॉर्डर से लगे पोचीना गांव की सरहद के पास की गई थी। यह गांव पाकिस्तान बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इनपुट मिलते ही बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने कई सर्च ऑपरेशन भी किए, लेकिन बातचीत करने वाले ट्रेस नहीं हो पाए। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुरुवार देर रात किसी ने सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान बात की थी। सूत्रों की माने तो सैटेलाइट फोन की लोकेशन भारत हाईवे पर मिली थी। बीएसएफ ने पोचीना पंचायत मुख्यालय के साथ करडा और बीजराज का तला गांव के लोगों से पूछताछ कर मामले की पड़ताल की है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि सीमा पार उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सर्दियां शुरू होने के साथ ही अरब के शेख पाकिस्तान की ओर रुख करते हैं और पाकिस्तान भारत बॉर्डर के आसपास के इलाकों में शिकार के लिए आते हैं। ये लोग ही ज्यादातर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर के नजदीक आते ही सैटेलाइट फोन ट्रेस हो जाते हैं। इससे पहले भी जैसलमेर में 1-2 मामले सामने आए थे जब टूरिस्ट सैटेलाइट फोन लेकर यहाँ पहुंचे थे। अमेरिकी सेना की सीरिया में की गई एयर स्ट्राइक में अलकायदा का प्रमुख नेता अब्दुल हामिद अल मतर मारा गया है। शुक्रवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता मेजर जॉन रिंजवी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा अलकायदा के इस बड़े नेता के मारे जाने के बाद
दुनिया भर में हमलों की साजिश करने और उन्हें अंजाम देने की अलकायदा की क्षमता कुछ कम हुई है। अलकायदा लंबे समय से हमारे नागरिकों, हमारे साथी देशों और मासूम लोगों को निशाना बनाता रहा है। रिग्सबी ने कहा कि यह एयर स्ट्राइक MQ-9 एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल से की गई थी। इसमें किसी नागरिक को कोई नुकसान पहुंचने की खबर तो नहीं है। अलकायदा अमेरिका और उसके सभी देशों के लिए खतरा बना हुआ है। अलकायदा सीरिया को एक सुरक्षित जगह के तौर पर इस्तेमाल करता है और यहां से दुनिया भर में आतंकी हमलों को अंजाम देता है। 2 दिन पहले ही दक्षिण सीरिया में अमेरिकी आउटपुट पर हमला हुआ था। रिग्सबी ने यह नहीं बताया कि क्या अमेरिका ने एयर स्ट्राइक इस हमले के जवाब में की थी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि सीरिया के किस इलाके में यह स्ट्राइक की गई थी। सितंबर में पेंटागन में विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्ट्राइक की थी। उनमें अलकायदा का एक और सीनियर नेता सलीम अबू अहमद मारा गया। यह एयर स्ट्राइक इदलिब नगर में हुई है। यह इलाका सीरिया के हथियारबंद विद्रोही गुटों में से एक था। इन गुटों में अलकायदा का साथी समूह हयात ताहिर अल शम शामिल है। तो उत्तर कोरिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि उत्तर कोरिया के में खाद्यान्न संकट की वजह से लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है एशियाई देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उतना अलग थलग कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने उन 2 साल के देशों की सीमा पूरी तरह से बंद कर रखी ताकि देश में कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा न हो। इसका सबसे ज्यादा असर कमजोर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। भारी संख्या में लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। यूएन के स्पेशल सुपरवाइजर थॉमस ओजिया क्विंटा ने 6 साल बाद महासभा को अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। इसे लेकर क्विंटा ने कहा देश में आंदोलन पर पाबंदी है, लोग देश के बाहर नहीं जा सकते, लोगों को तत्काल बुनियादी सामानों की जरूरत है, नहीं तो देश की बड़ी आबादी के सामने भूख और मरने की नौबत आ जाएगी। क्विंटा ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि भुखमरी को लेकर तानाशाह को भी खबर है। तो बिहार सरकार ने खान एवं भूतपूर्व मंत्री जन राम के निजी सहायक बबलू कुमार आर्य को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर गलत तरीके से संसद में एंट्री के लिए पास बनवाने का आरोप है, जिसके खिलाफ गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक सुमन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ और दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। जांच में सही पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सांसद का आरोप है कि बबलू कुमार आर्य ने मेरे नाम का सहारा लेकर संसद भवन के लिए फर्जी पास बनवाया था। बबलू आर्य के साथ साथ एक कारोबारी महेश की भी गिरफ्तारी हुई है। संसद भवन में प्रवेश के बाद बबलू आर्य ने फर्जी तरीके से खुद का और गोपालगंज के रहने वाले महेश का भी पास बनवाया। सांसद डॉक्टर सुमन ने बताया कि बबलू के नाम का सहारा लेकर फर्जी पास बनाया गया है। सुरक्षा मामले में बड़ी चूक है। जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि फर्जी तरीके से उसने अपने संसद में पीए के नाम पर अपना नाम निर्गत करा लिया था, जबकि वो मेरा पीए नहीं है। ये पास तभी बना था जब कोई सांसद अपने किसी निजी सहायक को अपने लेटर हेड पर लिखकर लोकसभा में जाने की अनुमति देता है, लेकिन बबलू ने किसी भी प्रक्रिया को नहीं अपनाया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जहां दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से मुलाकात से इनकार किया है। उन्होंने कहा 16 अक्टूबर को राहुल गांधी से मेरी कोई मुलाकात हुई, हम लोग सिर्फ वर्किंग कमेटी की बैठक में मिले थे, इस दौरान हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले भी गहलोत के ओसीडी ने राहुल गहलोत की मुलाकात का खंडन किया था। गहलोत ने कहा वर्किंग कमेटी की मीटिंग में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय मकान भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कैबिनेट का पुनर्गठन नहीं होगा तब तक अफवाहों के खेल में मीडिया फंस गया है। गहलोत शनिवार को एसएमएस अस्पताल में गांधीवादी सुब्बाराव से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करने लगे। राहुल गांधी के घर पर बैठक वाले दिन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी अजय माकन ने मीडिया के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा। उस दिन सभी नेता बिना रुके और मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही सीधे निकल गए। राहुल के घर बैठक में कोई भी ब्यौरा नहीं देने की सियासी हलकों में अलग अलग अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अटकलें जब मुख्यमंत्री के खिलाफ जाने लगी तो 3 दिन पहले ओएसडी से खंडन करवाया गया। आज गहलोत ने खुद मोर्चा संभाला। गहलोत के 7 दिन बाद बयान जारी करने के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक चर्चाओं पर गहलोत पहले भी इतने आक्रामक नहीं हुए, लेकिन इस बार तेवर बदले हुए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक गहलोत के इस तरह के तेवर नए सियासी समीकरणों का इशारा कर रहे हैं। तो जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे पर शनिवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब एक फ्लोर बस में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग इतनी भीषण थी, उसने कुछ भी देर में इतना विकराल रूप ले लिया जिससे 10 मिनट में ही पूरी बस जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान बस में मौजूद सवारियों को सकुशल बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से किसी की जनहानि नहीं हुई है। दरअसल खिरणी फाटक से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 7 नंबर बस रात 8 बजे रवाना हुई थी, जो गुर्जर की थड़ी से होते हुए रिद्धि सिद्धि चौराहे तक जा रही थी। लेकिन तभी बस के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद बस चालक ने बस में सवार लोगों ने ड्राइवर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ड्राइवर ने बीच रास्ते में ही बस को रोककर सवारियों को सकुशल बाहर निकाला। इस दौरान ड्राइवर की तत्परता से बस में सवार लोगों की जिंदगी बच गई। कुछ ही देर में पूरी बस जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई, जिसे देखकर बड़ी संख्या में तमाशाबीनों की भीड़ जुट गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग बुझाई तो वहीं पुलिस ने एक बार फिर यातायात को सुचारू किया। गांजा और हुक्का बैन किए जाने को लेकर अब सियासी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पर तंज कसा है। चंद्राकर ने सीएम के एक पोस्ट को शेयर करते हुए कहा है कि बघेल के एक भी पत्ती न आने के वाले बयान पर तंज कसा गया है। चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया को टैग करते हुए लिखा कि पीएल पुनिया जी, मैं भी मुख्यमंत्री जी के गांजा वाले बयान से सहमत हूं और इसमें एक पत्ती भी गांजा नहीं आनी चाहिए। छग में तो क्विंटल टनों की जरूरत है और वो काम सरकार के संरक्षण में बखूबी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नवा रायपुर में एसपी और आईजी रैंक के अफसरों की एक बैठक ली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों की बैठक में कहा कि प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित करें, प्रदेश में नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाए और पुलिस ने अधीक्षक बड़ी कार्रवाई करे। दूसरे राज्यों में आ रहे नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में घुसने न दें। गांजे में एक भी पत्ती दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने देने चाहिए। गांजे और हुक्के को बैन किए जाने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने भी ट्विटर के जरिए एक सवाल सीएम बघेल से पूछा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ में माताएं बहनें पूछ रही हैं, शराब भी नशा है, उसके विरुद्ध युद्ध कब शुरू होगा? 3.25 साल से कांग्रेस सरकार तो उसे शुद्ध मानकर बैठी हुई है, फिर शराबबंदी कभी क्यों नहीं हुई? और दरअसल हुक्का और गांजा बैन किए जाने के फैसले पर भूपेश बघेल ने नशे के खिलाफ युद्ध बताकर ट्वीट किया है। इसी पर पलटवार करते डॉक्टर रमन ने भी ट्वीट किया। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके का शनिवार को प्रदर्शन हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों ने इस प्रदर्शन को किया है। रायपुर में सुबह 5 बजे प्रदर्शनकारी लाश बनकर लेट गए। पास बैठी युवतियां माथा पीट कर रो रही थी। वे अपनी बदहाली के लिए जिम्मेदारों को कोस रही थी और रोजगार की मांग कर रही थी। प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक बूढ़ापारा की सड़क पर जारी रहा। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों को पुलिस अफसरों ने कहा कि वो सड़क को जाम कर रहे हैं, या तो वो फौरन अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दें, साइड होकर रास्ता खाली करें। बीच सड़क से हटने के लिए कोरोना वॉरियर्स राजी नहीं हुए। सुबह के वक्त इनकी पुलिस से बहस हो गई। ना मानने की स्थिति में पुलिस की टीम ने 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन्हें सेंट्रल जेल ले जाया गया है। साल 2020 और 21 के शुरुआत में कोविड संक्रमण का भयावह रूप देखने को मिला। इस दौरान इन कर्मचारियों ने कई कोविड क्वारंटाइन सेंटर और लैब में बतौर नर्स, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन का काम किया है। बाद में सरकार ने उन अस्थायी सेंटर्स को बंद कर दिया। ये युवा बेरोजगार हो गए हैं। अब ऐसे लगभग 8,000 कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार दिया जाए। इसी मांग को लेकर 63 दिनों में इनका धरना प्रदर्शन जारी है। तो कांग्रेस के बाद 40% महिला वोटरों को टारगेट में करने में सपा भी जुट गई है। इसके लिए समाजवादी पार्टी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगे करने की तैयारी जुटा रही है। दरअसल बंगाल चुनाव में सपा ने ममता का समर्थन दिया था। ऐसे में यूपी में बीजेपी को हराने के लिए ममता अखिलेश यादव के साथ आने वाली हैं। महिला वोटरों को लुभाने और उनको अपनी तरफ करने के लिए सपा एक विशेष रथ निकालेगी। इसमें ममता बनर्जी, सपा सुप्रीमो मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन शामिल होंगी। यह तीनों ही महिलाएं उत्तर प्रदेश में सपा के लिए एक ही रथ में प्रचार कर सकती हैं। अखिलेश यादव की निजी छवि इनके बीच ठीक है। हालांकि सपा पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इससे पहले पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा था। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं भी नाराज
होती रही हैं। ऐसे में इनको टारगेट करने के लिए ये तीनों महिलाएं पूरे प्रदेश में एक साथ दौरा करेंगी। बंगाल में ममता के समर्थन में जया बच्चन ने भी रैली निकाली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।